नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ आपके सामने करंट जीके की क्लास लेकर के मॉर्निंग डोज शुरू करते हैं। आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8-10 क्वेश्चन हैं करंट जीके के, उनको लेके आएंगे। जाखड़ सर क्लासेज के साथ जुड़ जाइए। रोज़ आपको डेली करंट यहाँ पर मिलेगा, साथ ही मासिक करंट भी मिलेगा, साप्ताहिक करंट भी देने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी छात्र हैं वो जाखड़ सर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्टेड मैटर मिलेगा और परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी राजस्थान के संबंधित जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे कोई और भर्ती हो, सभी के संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जाखड़ सर क्लासेज के साथ ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं, आज के करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, आई स्टार्ट कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है? आई स्टार्ट जो कार्यक्रम, हमने कल भी चर्चा की थी आई स्टार्ट कार्यक्रम की, और आज फिर आपके सामने दूसरा प्रश्न लेके आए। आई स्टार्ट जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है? प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है, या डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल पर है, टॉप डाउन मॉडल पर है, या हब एंड स्पोक मॉडल पे है। आप आकलन कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है, देखिए कंफ्यूजन में नहीं आना, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। पहले आप ऑप्शन को जरूर पढ़ोगे। क्या है कि हमें जैसे मान लीजिए पता है तो हम डायरेक्ट जैसे ही ऑप्शन पे चले गए, ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना परीक्षा में। वही तो मेन समय होता है, उस समय में आप थोड़े से उतावलेपन में आप जितना जल्दी उत्तर डिसाइड करोगे, गलती होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर जो आई स्टार्ट कार्यक्रम है, इसका जो मॉडल है वो है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पे आधारित है ये। देखो क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल है विशेष आई स्टार्ट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। ठीक है, जयपुर का टेक्नो हब है वो मुख्य केंद्र है, और अन्य जिलों के जो सेंटर हैं वो स्पोक्स हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ये हब है जयपुर का, और ये स्पोकन है, स्पोक्स। इस प्रकार एक चैन सर्कुलेट होती है। ठीक है, तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में है, और उनको व्यावसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य से इस मॉडल को शुरू किया गया है। इसके लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी भी हमने बात कर ली थी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पशुधन मिशन योजना में जो पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितना अनुदान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? पशुपालन क्षेत्र में जो अपने स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितना अनुदान दिया जा रहा है, ये देखिए। क्या 10 लाख, 25, 1 करोड़ या 50 लाख? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में जैसे भेड़ बकरी पालन है, कुक्कुट पालन है, इनके ऊपर सरकार क्या कर रही है? अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी भी दे रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने रुपए तक का अनुदान दिया जाता है? देखिए इसमें पशुपालन जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा उसकी इकाई पे निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए भेड़ और बकरियों की जो 500 भेड़ और बकरियों की मादा प्रजाति, मादा और 25 नर, अगर इनका जो आप शुरू करोगे जो रोजगार, तो इसके लिए जो इतनी इकाई के ऊपर आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 50 लाख। इसी प्रकार अन्य जो भी जैसे कुक्कुट पर है या कोई और भेड़ भैंस पालन है, कुछ भी, तो उस पर अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 50 लाख रुपए। ये फिर इकाई पर डिपेंड करेगा कि कितनी इकाई है, क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो पशुपालन के स्वरोजगार के लिए जो रुपए का अनुदान है वो 50 लाख, साथ ही 50% सब्सिडी भी इस पर मिलेगी सरकार के द्वारा। देखिए 50 लाख रुपए तक का अनुदान है। राष्ट्रीय पशुधन के तहत 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान सम्मान निधि, राजस्थान के किसानों को प्रति वर्ष कुल कितनी सम्मान निधि राशि मिल रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसान सम्मान निधि जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके तहत राजस्थान के किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितनी सम्मान निधि राशि मिल रही है?
आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। देखिए 6,000 मिल रही है या 7500 या 9,000 या 10,000। अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए, और वो भी 3 किस्तों में, 3 किस्तों में, ठीक है, 3 किस्तों में 2,000 रुपए की 3 किस्त आती है, ठीक है, साल में। तो कितने हजार रुपए हो गए? 6,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब इसके साथ जो राजस्थान सरकार है वो भी किसानों को सम्मान निधि देती है, लेकिन वो कितने रुपए देती है? वो 3,000 रुपए देती है, कुल 3,000 रुपए देती है, और वो भी 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। तो प्रत्येक किस्त के साथ 1,000 रुपए और जुड़ गए, तो कुल मिलाकर के 2,000 तो हो गए आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाले, और 1,000 हो गए राजस्थान सरकार के द्वारा, तो टोटल हो गए 3,000 रुपए। 3,000 रुपए एक किस्त के हो गए, तो साल में 3 किस्तें आती हैं, तो 3 किस्तों का 9,000 रुपए, यानी कि आपके सामने जो सही उत्तर होगा 9,000 रुपए, ठीक है। वो 3 किस्तों में आते हैं। देखिए 9,000 रुपए कुल, 6,000 प्लस राज्य सरकार के 3,000 रुपए, और राज्य सरकार भी 3 किस्तों में देती है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब राजस्थान के किसानों को कुल कितने हजार रुपए वार्षिक मिलते हैं? 9,000 रुपए वार्षिक मिलते हैं। यह है आपका अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से देख लेना। चलिए, महावीर जी पेनोरमा, राजस्थान में श्री महावीर जी पेनोरमा का निर्माण कहाँ करवाया जा रहा है? देखिए महावीर जी पेनोरमा का निर्माण करवाया जा रहा है, तो कहाँ करवाया जा रहा है? पहले तो आपको महावीर जी से समझना होगा कि महावीर जी कहाँ से संबंध है उनका, किस जिले से है, तो वहीं से प्रश्न को पकड़ लेंगे अपन। तो आपके सामने अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए करौली जिले का हिंडोन क्षेत्र, हिंडोन क्षेत्र है ना, इसमें ये पेनोरमा, महावीर जी पेनोरमा का निर्माण करवाया जा रहा है, ठीक है। इसमें महावीर जी के आदर्शों का नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक मंदिर, एक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, और उनमें उनके जो आदर्श हैं उनको स्थापित किया जाएगा, और नई पीढ़ी तक उन आदर्शों को पहुंचाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो कहाँ है? हिंडोन क्षेत्र, करौली जिला है, यहां पर इस पेनोरमा का निर्माण करवाया जा रहा है। महावीर स्वामी को जो समर्पित एक प्रमुख आतिथ्य क्षेत्र है ये, और यहाँ प्रतिवर्ष ना लक्ष्मी मेला भी लगता है, ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार निर्माण कार्य करवाया जाएगा। अभी आपके सामने इस छाया चित्र में दिखाया जा रहा है, बहुत ही शानदार। इसमें महावीर जी के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आदर्शों को चलने का, मार्गदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंडोन क्षेत्र, करौली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, भीलवाड़ा के बारे में पूछा गया है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले की उपज कौन सी है? ये देखिए अभी सभी बच्चों को ध्यान में ये रखना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत, प्रोडक्ट के तहत सामान्यतः जितने भी जिले के संदर्भ में जो फसल से संबंधित हैं, तो खेल से संबंधित हैं, तो 1-2 प्रश्न पक्के परीक्षा में आने वाले हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, भी देख लेना। तो जो संतरा है वो भीलवाड़ा में वैसे भी ज्यादा होता है, तो उसी के आधार पर इसको अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए संतरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? संतरा। और क्या है विशेष, क्या लक्ष्य है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लक्ष्य है स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाना है, ये ध्यान में रखेंगे। क्या उद्देश्य है? ब्रांड बनाना है इनको। स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं या जो फल हैं, जो भी है उत्पादक के क्षेत्र में, उनको वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। भीलवाड़ा वैसे वस्त्र नगरी भी कहलाती है, परंतु कृषि उपज में जो संतरे को चिन्हित किया गया है, ये आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी राजस्थान विधानसभा के नए लोगो में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य यानी मोटो अंकित किया गया है? हाल ही में राजस्थान विधानसभा के नए लोगो जारी किए गए हैं, उनमें जो आदर्श वाक्य अंकित किया गया वो क्या है? आपके सामने, क्या सत्यमेव जयते, क्या राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका, धर्मो रक्षति रक्षित,
ज्ञानम परमम बलम। देखिए ये जो संस्कृत की सूक्तियां टाइप होती हैं, इनमें आदर्श वाक्य आपने कभी देखा होगा, हर विभाग के अंदर एक ध्येय वाक्य होता है। वो ध्येय वाक्य संस्कृत की उक्ति उठाई जाती है। संस्कृत भाषा हमारी बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सांस्कृतिक रही हुई है, तो जो भाषाओं की जननी है, इसलिए इसको आज भी उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है। तो इस आधार पे अभी ये जो मोटो है अंकित किया गया आदर्श वाक्य, वो क्या है? राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका। राष्ट्र के लिए धर्मनिष्ठ विधायिका। जो विधानसभा में जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वो राष्ट्र के लिए धर्मनिष्ठ होकर के कार्य करेंगे। इस प्रकार का इसमें मैसेज है। तो देखिए अभी लोगों तो हो गया जारी, इसके साथ साथ क्या क्या हुआ है देखो। परीक्षा की दृष्टि से जो उपयुक्त प्रश्न आपके बन सकते हैं, जो राजस्थान के जो राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी, और जो राज्य पशु है ऊंट एवं चिंकारा की सुंदर आकृतियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, 4 मुख्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ठीक है, जयपुर स्थित विधानसभा भवन में 4 प्रवेश द्वार है, कि जयपुर, शेखावाटी, मारवाड़ और मेवाड़ की बेजोड़ स्थापत्य कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और उस विधानसभा के अंदर आंतरिक द्वार भी बनाए हुए हैं। 13 आंतरिक द्वार है। कितने? 13। विधानसभा भवन के अंदर अलग अलग दीर्घाओं में जाने के लिए कुल 13 द्वार है, जिनका अलग अलग नाम रखा गया है। जिनमें विधायकों के लिए अलग द्वार है, राज्यपाल के लिए अलग है, आम जनता के लिए अलग है। इस प्रकार कई द्वार बनाए गए हैं, उन द्वारों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो इसके ऊपर अपन विशेष चर्चा एक बार फिर करेंगे। चलिए, ये था आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए ये जो जारी करता है ना इंडेक्स, वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 की नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई है। उसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? ये एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 एक रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय पासपोर्ट है उसका क्या स्थान है दुनिया के देशों में। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो पासपोर्ट है उसको जो स्थान मिला है, आपके हिसाब से कौन सा मिला होगा? ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए। इसमें जो भारत का जो स्थान मिला है वो है 78वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 78वां स्थान। पहले ये बीच में 75 हो गया था, लेकिन अभी 78वां स्थान है इसका। कौन सा स्थान है? 78वां। क्या है देखिए, सबसे ये इंडेक्स से ये तय होता है कि जो भी दुनिया के जितने भी लोगों का ये जो डेटा जारी होता है, जैसे मान लीजिए भारत का जारी हो गया, 78वां स्थान आया, तो अब भारत के पास वीजा फ्री देश, यानी भारत के लोग, आम नागरिक वीजा फ्री किन किन देशों में या कितने देशों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो लोग 56 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, यानी वहां पर वीजा की जरूरत नहीं रहती। क्यों? कि इसमें जो 18वां स्थान आया ये यही तय करता है कि इतने देशों में जा सकता है। जैसे आपके जो टॉप है, सबसे ऊपर आपका जो है सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर। अब सिंगापुर कितने देशों में वीजा फ्री इसके लोग जा सकते हैं? तो ये जो 1 नंबर पे इसका, इस वजह से इसको 195 देशों में वीजा फ्री, इसके जो नागरिक हैं 195 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। ये क्राइटेरिया होता है जिसके अंतर्गत भारत का 78वां स्थान है। इस कारण भारत को 56 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं भारत के लोग, और इसके बाद में नहीं जा सकते। वैसे ही सिंगापुर के लोग 195 देशों में। जैसे देख लीजिए, इसके साथ ही जो टॉप पासपोर्ट वाले जो देश हैं जिनका स्थान ऊपर रहा है, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनका टॉप 5 में नाम होता है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो है सिंगापुर, इसके बाद में इनका नंबर आता है। तो ये है आपका 56वां स्थान है। 56 देशों में भारत के लोग हमें बिना वीजा जा सकते हैं। रिपोर्ट जारी करने वाला इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर जारी किया जाता है। ठीक है, महत्व क्या है? भारतीय नागरिक बिना पूर्व वीजा के, यानी वीजा मुक्त होकर के, और दुनिया के कितने देशों में जा सकते हैं? अभी हमने चर्चा कर ली, 56 देशों में जा सकते हैं। यह था इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन 777 यानी 777 के तहत विकसित किया जा रहा भारत का पहला स्वदेशी AI संचालित, ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वायत्त लड़ाकू विमान, जिसका नाम है काल भैरव। काल बन के टूटेगा विपक्ष पर, किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? ठीक है,
ऑपरेशन 777 के तहत एक एआई आधारित जिसके अंदर लड़ाकू विमान है, जिसमें बिल्कुल भी चालक की आवश्यकता नहीं होगी, वो बिना चालक के होगा, एआई द्वारा संचालित होगा, जिसका नाम काल भैरव होगा, और एक यूरोपीय देश में उसको निर्मित किया जा रहा है। वो यूरोपीय देश कौन सा है, आपके सामने ये ऑप्शन रखे हुए हैं, देख लीजिए। आपका जो पुर्तगाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल में इसका निर्माण किया जा रहा है, ये निर्मित किया जा रहा है। क्या है ये, देखो, मेक इन इंडिया ग्लोबल। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूरोपीय देश से पुर्तगाल में इस विमान की प्रोडक्शन यूनिट को स्थापित कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसकी जो तकनीक है वो, इसको काल भैरव तो नाम दिया गया है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल होगा, और विमान में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, यानी कि मानव रहित स्वचालित लड़ाकू विमान है, ऑटोनॉमस। तो इससे क्या होगा, इसकी जो क्षमता है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। 3000 किमी इसकी क्षमता रहेगी, मार्ग क्षमता, ठीक है। ये अपने लक्ष्य को भेदने में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा, ये ध्यान में रखिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, तेलंगाना में आयोजित की गई 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की, देखो तेलंगाना में तो आयोजित हुई है, कौन सी, 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है। उसमें राजस्थान की अंडर 17 की जो बैच है, उसने गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अंडर 17 जो गर्ल्स टीम है राजस्थान की, उसने कौन सा पदक जीता है, कहां पर, तेलंगाना में। जो कौन सी प्रतियोगिता चल रही थी, 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल। इसमें रजत पदक, सिल्वर, अंडर 17 गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। अब देखिए 45वीं थी, ये ध्यान में रखना। आयोजन कहाँ हुआ, तेलंगाना में हुआ। इसका नाम क्या है, सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता, ठीक है। और राजस्थान में अंडर 17 जो गर्ल्स टीम है उसको सफलता मिली, और उसने कौन सा पदक जीता, रजत पदक, यानी उप विजेता बनकर के यहाँ वापस हमारी टीम लौटी है। ये था आपका आज के टॉप मोस्ट करंट जीके के क्वेश्चन। इसी प्रकार रोज आपको करंट जीके की क्लास मिलती रहेगी मॉर्निंग डोज के रूप में। आप हमारे साथ जुड़े रहें जाकर सर क्लासेज के साथ। मंथली क्लास भी हम डालने वाले हैं, वर्तमान में कौन क्या ये भी डालने वाले हैं। तो करंट जीके के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी भर्तियों के संबंध में, वो सारे के सारे आपको जाकर सर क्लासेज चैनल पर मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।